गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी काव्य खंड को हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग पिछले 5 लेसन्स पढ़ चुके हैं। हिंदी में कुल 10 पाठ हैं, जिनमें से 1-2 आपके कट गए हैं। एक पाठ जो हमने पिछला पढ़ा था कुंवर नारायण का, वो भी कट गया। 2 पाठ और भी ऐसे हमने पढ़े हैं जिनमें 2-2 कविताएं थी, लेकिन अब एक ही को पढ़ना है, एक कट चुकी है। इस बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आने वाले पाठ भी जो कटे हुए हैं उनको छोड़ते हुए हम लोग जो नहीं कटा है, कोर्स से नहीं हटाया गया है, उसे ही केवल पढ़ेंगे। तो 6वां पाठ आपका जो हम लोगों को पढ़ना है, इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह और कविता का नाम है उषा। सबसे पहले हम लोग बात करें शमशेर बहादुर सिंह जी की, तो आधुनिक हिंदी काव्य के ये प्रसिद्ध कवि हैं। देहरादून उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ध्यान रहे कि अब देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं। सन 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उस समय उत्तराखंड नाम का कोई राज्य भारत में नहीं था, ठीक है, तब वो उत्तर प्रदेश में आता था, किंतु बाद में अलग हो गया। तो अब वर्तमान के अनुसार, वर्तमान भारतीय राजनीतिक मानचित्र अनुसार इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, देहरादून में। इनकी कुछ कविताएं हैं जिन्हें आप लोग किताब में देख लीजिएगा। किताब का नाम है चुका भी नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, कुछ और कविताएं, काल तुझसे होड़ है मेरी, हिंदी उर्दू कोशाधिका। इन्हें साहित्य अकादमी और कबीर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, मतलब कि 2 तरह के सम्मान प्राप्त हैं। सन 1993 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी कविता है उषा, जिसको आज हम लोग पढ़ने चले हैं। बच्चों, उषा क्या होती है, सबसे पहले इस बात को जानेंगे। आप देखिए, मैंने आपको बहुत बार पिछली कक्षा में भी बताया होगा, प्रातः काल का समय जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता। आप देखिए, रात बीतती है, उसके बाद प्रकाश तो हो जाता है, किंतु सूर्य नहीं निकला होता। सूरज के निकलने से पहले और अंधेरा समाप्त होने के बाद बीच में जो लगभग आधे घंटे का समय होता है, उसी काल को उषा काल कहते हैं। देखिए, प्रातः काल के कई नाम हैं, ठीक है, जैसे एक होता है भोर, ठीक है, ये रात का यही उषा काल है। फिर है प्रातः और सुबह। यह चारों एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं, चारों का एक ही अर्थ है, किंतु समय अगर हम गहन जानकारी लें तो अलग अलग है। अंधेरा समाप्त होने के पहले प्रातः काल, जिसको आप ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जब अंधेरा समाप्त नहीं होता फिर भी पूरब दिशा आपकी लाल हो जाती है, उस काल को भोर कहते हैं, ठीक है। फिर अंधेरा समाप्त हो जाता है, ठीक है, उजाला हो गया, प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, उस काल को हम क्या कहते हैं, उषा काल कहेंगे, ठीक है। सूर्य के निकलने का जो समय होता है और जब तक सूर्य लाल रंग का एक थाली के जैसी आकृति उसकी दिखाई पड़ती है, अर्थात जब तक सूर्य में तेज चमक नहीं होती, पक्षी चहकते हैं, ठीक है, ओस जब तक जमीन की सूख नहीं जाती, क्योंकि सूर्य में रोशनी बढ़ते ही वो सूखती है, जो घास पर तिनकों पर पड़ी, वही काल जब सूर्य चमकता, तेज रोशनी में ना चमक रहा हो, जब तक सूर्य की ओर सीधी आंख से देखा जा सके, वह काल प्रातः काल होता है, ठीक है। और जब सूर्य चमकने लगे, ओस सूखने लगे, उस काल को सुबह कहते हैं। और फिर जैसे जैसे सूर्य क्षितिज पर ऊपर उठता जाता है, वैसे वैसे दोपहर की ओर बढ़ता जाता है, दिन चढ़ने लगता है। तो ये 4 शब्द हैं। अब हम लोगों को भोर के बारे में नहीं पढ़ना है, यानी अंधेरा नहीं है, पूरब दिशा लाल नहीं है। अभी क्या होगा, उषा काल आ गया है। उषा काल में क्या होता है, पूर्व दिशा में जो लाल रंग था वो धीरे धीरे और बढ़ता है, क्योंकि सूरज के निकलने का समय है। अगर भोर के बाद उषा, उषा के बाद प्रातः होगी, सूरज निकलेगा नहीं, तो जो भोर में पूर्व दिशा में लाल रंग छाया हुआ था, वो लाल रंग बढ़ने लगता है, और बाकी का आसमान जो आपका है वो क्या हुआ, बिल्कुल साफ शुद्ध नीला दिखाई देने लगता है। तारे सब अस्त हो गए हैं, कहीं कहीं एकाध तारे अगर रह जाते हैं, जैसे शुक्र तारा आपका सुबह काफ़ी देर के बाद अस्त होता है, तो शुक्र आदि तारे रह भी गए हैं, वो भी अस्त हो जाते हैं। आसमान बिल्कुल साफ होता है, और होता क्या है, जमीन पर हल्की फुल्की ओस की बूंदें पड़ी होती हैं घास के तिलकों पर, जिनसे नमी
वातावरण में ठंडी हवा चल रही हो, देखिए एक वायु जो उस समय बह रही होती है सुबह के समय, वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन सी? शीतल वायु, ठंडी हवा होती है, मंद मंद अर्थात धीरे धीरे चलती है, सुबह सुबह आंधी जल्दी नहीं आती, तेज हवा नहीं होती, और सुगंधित वायु होती है क्योंकि चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं, फूलों की सुगंध को लेकर बहने के कारण हवा सुगंधित। ये 3 तरह की वायु इस उषा काल में बहती है। इसी उषा काल में सुबह की सुंदरता का वर्णन इस कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने किया है, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी सी कविता है और यह पाठ आज ही समाप्त हो जाएगा, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं अपने पाठ पर, किताबें सामने रखकर। देखिए, कहते हैं प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। प्रात, अब देखिए प्रात अर्थात प्रातः काल ही, खूब सवेरे, जब उषा काल था। प्रातः मैंने बताया ना, चारों की पर्यायवाची एक ही है, प्रातः, सुबह, भोर, उषा काल, सब सुबह की ही पर्यायवाची है। तो प्रात नभ था, प्रातः काल का ही आकाश, जिस काल को उषा काल कहते हैं, उषा काल का जो आकाश था कैसा? बहुत नीला शंख जैसा। आप देखिए, आपने अभी तक जो शंख देखा होगा वो कैसा होता है? आपने जो शंख देखा है सफेद, किंतु जैसे शंख सफेद एकदम शुद्ध साफ होता, कहीं एक भी धब्बा नहीं, ऐसे ही कभी तुलना कर रहा है कि आकाश भी कैसा है? नीला है। आकाश में भी कहीं एक भी धब्बा नहीं है, पूरी तरह जैसे जितना सफेद एकदम शुद्ध सफेद होता है शंख, उतना ही शुद्ध नीला क्या है? आकाश। दोनों की समानता है, रंग में नहीं लेकिन गुण में। शंख बिल्कुल सफेद, आसमान बिल्कुल नीला होता है। कहते हैं भोर का नभ। अब देखिए चारों शब्द ले आए, उषा काल था, प्रात शब्द भी आ गया और भोर भी आ गया। ठीक है, पर्यायवाचियां एकत्रित हो रही है। कहते हैं प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। प्रातः काल का आकाश, जब सूर्योदय नहीं हुआ था, उस समय आकाश कैसा था? बिल्कुल उतना ही नीला था जितना कि शंख सफेद होता है। बहुत ही पवित्र स्वच्छ एकदम हो गया था आकाश। भोर का नभ, देखिए कहते हैं भोर का अर्थात सुबह का वो नभ, वो है आकाश। नभ का अर्थ है आकाश, इसी को नभ कहते हैं, इसी को गगन कहते हैं। ठीक है, अंबर कहते हैं, शून्य भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि आकाश जैसी कोई चीज नहीं है। तो खाली रिक्त स्थान है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा ना, तरह तरह के ग्रह उपग्रह के बीच में जो खाली जगह है वही हमको यहाँ से साफ दिखाई पड़ती। तो नभ, अंबर, गगन, आकाश, ठीक है, आसमान भी इसी को कहा गया है। तो ध्यान दें, कहते हैं भोर का वह नभ कैसा है? राख से लीपा हुआ चौका। राख का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, आग जल जाने के बाद कोई भी चीज जब जलाई जाती है आग से, तो उसके जो अवशेष होते हैं उसी को राख कहते हैं। राख से आप देखिए, अब गाँव की ओर चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब यहाँ शहरों में वो सब उपयोग नहीं होता। यहाँ तो नई नई चीज़ें हैं, आप देखते हैं फर्श धोने के लिए भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन गाँव में क्या होता है, अभी भी आप जानते हैं कि वहाँ पर गोबर से लिपाई होती है। जमीन जहाँ कच्ची फर्श होती है, अर्थात जहाँ मिट्टी होती है, जिसके घरों में फर्श नहीं, वो क्या करते हैं? गोबर से या फिर मिट्टी से लिपाई करते हैं। और तब जब वो गीला होता है, थोड़ा सा जमीन जब तक गीली रहती है तब तक बहुत ठंड होती है, ठंडी रहती है। आप जानते हैं गाँव में क्या होता है, गर्मियों में हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मिट्टी को चिकनी मिट्टी से, तालाब से लाई हुई चिकनी मिट्टी को घोल करके उसी से लीप दिया जाता था, पोछा लगाया जाता है। और तब वो जितनी ठंडी जमीन होती है उसी पर हम लोग चटाई डाल करके सो जाते हैं। आप लोगों ने भी ये देखा होगा, गाँव से भी सभी। तो होता क्या है, राख जो होती है इससे लिपाई कर दी है। राख से अगर लीप दिया जाए तो राख का रंग आप जानते ही हो, ना तो पूरा नीला होता है ना पूरा काला ही होता है, हल्का सा नीला रंग, आसमानी रंग जिसको आप कहते हैं स्काई ब्लू, वही होती है राख। ठीक है, आग जलकर बुझते थोड़ी सी सफेद होती है, वो भी ठंडी होते होते नीली होती है और लास्ट में जाकर काली। लेकिन अगर उसे लीप दिया जाए तो बिल्कुल काले जैसा दिखने लगता है। तो सुबह का आसमान भी वैसे ही साफ एकदम ऐसे लगता है जैसे राख से लिपाई हुई हो। और अभी गीला भी है, आप जानते हैं, मैंने बताया सुबह के समय में चूंकि वायु जो आपकी बह रही है
वो नमी के साथ शीतल ठंडी हवा है, नम है, ठीक है। और जो गोबर राख से लिपी हुई जमीन भी नम होती है जब तक पानी उसका सूखा नहीं होता, क्योंकि राख को घोल करके लिपा जाएगा ना, पोछा लगाएंगे, तो जब तक वो नहीं सूखती। ऐसे ही आसमान जब सुबह एकदम नीला है, ठंडी हवा चल रही है, तो वातावरण मौसम भी क्या है, हल्का सा नम है, ओस पड़ी हुई है ना, अभी सूखी नहीं है। तो कहते हैं कि राख से लिपा हुआ चौका। चौका क्या होता है आप जानते हैं, वही जो मिट्टी, जो भूमि, जो जमीन मिट्टी या राख से लिपी गई हो, जिसे पोछा लगाया गया हो मिट्टी अथवा राख की मदद से, उसी को चौका कहते हैं। पहले बुजुर्ग लोग रसोई घर में ही जाते थे जब बैठकर खाने के लिए, तो उनको नहीं कहते थे चलो रसोई में बैठ के खाओ, कहते थे चौके में चलिए, ठीक है, चौका बोलते थे उसको वहाँ स्थान। तो कहा जाएगा कि जैसे राख से लीपा हुआ, पीला किया हुआ चौका, देखिए लीपा शब्द ही लिखा गया है आपकी किताब में। लीपा का अर्थ होता है पोछा, जिसको आप जानते हो फर्श वगैरह पोछा लगाकर साफ की जाती है ना, तो कहते हैं राख से लीपा हुआ चौका। आसमान बिल्कुल उसी तरह से नीला दिखाई दे रहा है जैसे जमीन को अगर राख से लीप दिया जाए, पोछा लगा दिया जाए, जिस तरह ये होती है। और जैसे राख से लीपने के बाद, पोछा लगाने के बाद भूमि नम होती है, हल्का सा ऊपर उस पानी की जो ठंडक होती है बनी रहती है, ऐसे ही आकाश में, वातावरण में क्या है, हल्की सी नमी व्याप्त हो गई है। अभी आसमान जो है सूखा नहीं, क्योंकि तेज धूप नहीं हुई है। अब देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल दी गई। आप देखिए काली सिल, सिल शब्द का मतलब पत्थर, सिल का क्या है, पत्थर। आज भी हमारे गांवों में कुछ भी मसाले इत्यादि को पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके घरों में भी यूज होता है सिलबट्टा। सिल जो होती है वो किसकी बनी है, पत्थर की ही बनी हुई है, ठीक है, इसी को हम लोग सिलबट्टा कहते हैं, जो लोहा जैसे कहा जाता है ना। तो अब अगर काले रंग का कोई पत्थर हो, तो आप जानते हैं काला पत्थर हो, उसे लाल रंग से, केसर से, केसर आप जानते हैं केसर भी एक फूल होता है जिसका रंग लाल होता है, उसी से केसर एक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, उसी फूलों के रस से, जो स्वास्थ्यवर्धक औषधियों में जिसका प्रयोग होता है, चंदन इत्यादि में जिसका यूज किया जाता है। तो देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई। नीले उस आकाश को देखकर ऐसे लगता है, अब देखिए हो क्या रहा है, उषा काल मैंने बताया ना कि सूरज निकलने के पहले की बात है, और जैसे जैसे अब पूर्व का प्रकाश बढ़ रहा है, तो लालिमा जो पूर्व दिशा में पूर्व काल में लाल रंग था, वही धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कभी कहता है जैसे काले पत्थर पर केसर की कुछ बूंदें डाल दी गई हो, या केसर से उसको पोंछ दिया गया हो, वह लाल दिखता है। ऐसे आसमान, नीला आसमान सूरज की लाल किरणों से सुनहरा दिखाई देने लगा है। तभी आप इस चीज को ट्राई कीजिएगा, इसको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। हर चीज को क्या करना है, कहीं कोई काला पत्थर, काली सतह आपको मिल जाए, उस पर हल्का लाल रंग, लाल रंग कौन सा, जो आप वो वाटर कलर होता है ना, प्रयोग करते हैं। आप किसी भी चीज को, एक अपने स्लेट को कापी पर पहले काले रंग से कीजिए, उस पर फिर उस लाल रंग चढ़ाइए, देखिए एक अलग सी लालिमा उसकी दिखाई देगी, जो न पूरी तरह काला है न पूरी तरह लाल। तो जब आसमान में भी सूरज की किरणें फैलना शुरू हुई है, तो आसमान भी न पूरी तरह नीला दिखता है, न पूरी तरह सफेद है, न लाल है, वो अजीब सा सुनहरा दिखाई देता है। तो कवि कहता है कि जैसे किसी काली सिल जरा से लाल केसर से धुल दी गई हो, जैसे किसी काले पत्थर को लाल रंग के केसर से धुला गया हो और वो सुनहरा दिख रहा हो, ऐसे ही आसमान सूरज की किरणों से सुनहरा दिख रहा है। आगे देखिए, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब स्लेट क्या है, ये आपका ब्लैक बोर्ड। आप जानते हैं पहले शुरुआत में आपने देखा होगा, या अभी आप अपने घर के बड़ों से पूछिए, जब प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हुई थी, उस समय क्या था, ये आज के जैसी कापियाँ नहीं होती थी, हम लोग लकड़ी के पटरे होते थे, इनको काले रंग से ब्लैक बोर्ड की तरह से पेंट होते थे, इनको तख्ती बोलते थे। बाद में प्लास्टिक के वो बोर्ड आ गए थे जिनको स्लेट कहा जाता था, जिनका एक पट काला होता था, जिस पर चाक से लिखा जाता था, खड़िया से, यही चाक है आपका, खड़िया है। तो जैसे किसी काले रंग के स्लेट पर, मान लो इस ब्लैक बोर्ड पर
अथवा सूरज भी धीरे धीरे निकल रहा है ना, सूरज की किरणें बढ़ रही हैं, आप देखिए ऐसे चित्रांकन कर देते हैं, ये आपका आकाश। एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग चित्र के माध्यम से देख लें। ये असीम अंतरिक्ष आपका आकाश है, ये कैसा होता है, नीला है, ठीक है। ये आपकी भूमि है, ठीक। यहाँ घास पर हल्की हल्की ओस की बूंदें दिखती, इधर कहीं क्षितिज में ऐसे पर्वत इत्यादि होते हैं ना, इनके बीच से उड़ता हुआ सूर्य ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सुबह की कल्पना कीजिए, जैसे आप चित्रों में देखते हैं कुछ अच्छा दिख रहा है, होता क्या है, सूरज की ये लाल किरणें जब इस आकाश में ये फैलती जाती हैं, ये किरणें, तो क्या लग रहा है, जैसे इस नीले रंग के आकाश पर केसर के रंग से पोंछ दिया गया हो, इसकी पेंटिंग कर दी गई हो, लिपाई हो गई हो, ऐसा चमक रहा है। या फिर इस पानी का रंग आप जानते हो कैसा होता है, पानी भी नीला होता है, उस नीले जल में सूर्य की जब परछाई पड़ रही है तो कभी कहता ऐसे लग रहा है जैसे नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही। कविता को ध्यान से सुने, नील जल में, इस नीले पानी में, सरोवर में पानी जो भरा हुआ है, उसमें अगर कोई गौर वर्ण, गौर का अर्थ होगा गोरा, जिसका शरीर गोरे रंग का, वो पानी में झांके। आप जानते हो पानी हमेशा हिलता रहता है, स्थिर नहीं, तालाबों का पानी एक ओर से दूसरी ओर को ऐसे प्रवाहित होता रहता है, उसमें छोटी छोटी लहरें उठती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उसमें झांक रहा हो तो उसकी परछाई भी हिलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे ही जब इस सूर्य का प्रतिबिंब यहाँ इस नीचे के इस तालाब में बनेगा, ठीक है, तो ऐसे लगता है कि जैसे नीले जल में कोई गोरा व्यक्ति, गोरे रंग के शरीर वाला व्यक्ति कोई झांक रहा हो और उसकी परछाई हिल सी रही हो। और फिर देखते ही देखते क्या हुआ, ये सूर्य जो आधा निकला था ये यहाँ से गायब है, अब ये कहाँ पहुँच गया, आकाश में आ गया पूरी तरह, और हमारा सूरज टेढ़ा है, ये पूरी तरह से क्या हुआ, आकाश में उदय होकर के पहुँच गया। और जब ये आकाश में पहुँचा तो उषा काल, जो प्रातः का सौंदर्य था, जो हल्का सा नीला आकाश जिसमें सूरज की लाल किरणें ऐसे लगती थी जैसे स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मली गई हो, वो जादू की तरह समाप्त हो गया, यकायक समाप्त हो गया। अचानक ही क्या हुआ, पूरी तरह सूरज सफेद हो गया है, चमक उसकी आ गई, किरणें प्रकाशित कर रही है संसार को, उषा काल का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इस तरह इस छोटी सी कविता में प्रातः काल की सुंदरता का समावेश है। एक बार फिर से देखिए, कहते हैं प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। प्रातः काल का आकाश बिल्कुल बहुत ज्यादा नीले रंग का दिख रहा है, बिल्कुल साफ, जैसे शंख बिल्कुल सफेद होता है ऐसे ही आकाश क्या है, बिल्कुल नीले रंग का दिख रहा है। भोर का नभ, सुबह का वह आकाश राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपी गई या पोछा लगाई हुई जमीन की तरह से बिल्कुल नीले रंग का दिखाई देता है। और क्या है, उस पर हल्की सी ओस की नमी भी है, कहते हैं अभी गीला पड़ा है, उस आकाश पर हल्की सी ओस के कारण, जो ओस की बूंदें पड़ती उसके कारण हल्की सी नमी भी है। फिर आकाश में धीरे धीरे सूरज की लाल किरणें फैल रही हैं, तो ऐसे लगता है जैसे बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई, जैसे बहुत काली सिल अर्थात बहुत अधिक गाढ़े काले रंग के पत्थर को, सिल को जरा से थोड़े से लाल केसर से, केसर के लाल रंग से धुल दिया गया हो और वो सुनहरी दिखाई पड़ने लगी, ठीक है। इसके बाद स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, अर्थात सूरज की किरणें जब आकाश में फैलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे क्या हुआ है, किसी काले पत्थर को केसर से धुल दिया गया हो, या फिर किसी स्लेट को, किसी ऐसे काली सतह को लाल रंग की खड़िया से, लाल रंग के चाक से मल दिया गया हो, रगड़ दिया गया हो, तो उस तरह से आकाश का रंग सूरज की किरणों के कारण बदला हुआ है। या फिर ऐसा लगता है जब सूर्य की परछाई, सूर्य का प्रतिबिंब आकाश में सूरज चमकता हुआ दिखने लगा, तो ऐसे लगता है जैसे कि किसी पानी में, जल में कोई गोरे रंग के शरीर वाला व्यक्ति झांक रहा हो। मैंने बताया कि जब कोई व्यक्ति पानी के अंदर झांकता है, तालाब इत्यादि में कर अपनी छवि को देखता है, तो अपनी
परछाई को देख रहा। और देखिए, और के बाद डॉट 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 कर दिया गया है। रुकिए, अब क्या देखना, अचानक ही सुबह का सौंदर्य समाप्त हो जाता है, सूरज की किरणें तेज हो जाती है, रोशनी उसकी धीरे धीरे करते हुए अचानक बढ़ जाती है और तब सुबह का सारा सौंदर्य खत्म, पूरा आकाश नीले से सफेद सा दिखाई देने लगता है, सुनहरा रंग खत्म। कहते हैं जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और इस तरह देखते ही देखते उषा काल का जो प्रातः काल है, इसका सौंदर्य, इसका जादू की तरह से इसकी सुंदरता गायब हो जाती है, सूर्योदय हो जाता है। सूर्य ऊपर चढ़ाया है तो प्रातः काल का जो नीला आसमान था, जो हल्का सा सुनहरा रंग था, अब वो तेज रोशनी में बदल गया और सुबह की सुंदरता इस तरह से समाप्त हो गई। तो इसी के साथ आपका यह पाठ भी समाप्त है। 2 प्रश्न आपको इस पाठ में लिखने हैं, जिनको आप यहीं ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और अपने अनुसार अपनी लिपि में, अपनी शैली में आप अपनी कापियों में लिखते रहिए। यह सूचना आप सभी को दी जा चुकी है कि अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए और जैसे भी समय मिलता हो आप विद्यालय पर आइए, अपनी कापियाँ हर सब्जेक्ट की चेक कराइए, कोई एक विषय नहीं। चलिए प्रश्न पर आते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या पूछा है? पहले प्रश्न में पूछा गया है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? पूछने का तात्पर्य यह है कि इस कविता को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, 10 मिनट, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये गांव की कविता हो, गांव की सुबह का वर्णन किया गया हो, ऐसा क्यों? ठीक है, गांव की कवि सुबह का गतिशील शब्द चित्र क्यों लगता है? तो लिखिए, पहले समझ लीजिए इस कविता के सभी पहला उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की गई हो। अब ये शंख से तुलना की गई, तो शंख तो कहीं भी रखा जा सकता, हो सकता है गाँव में भी लोगों के घरों में होता है, शहरों में भी, तो ये तो शहर की सुबह है। पहली सुबह क्या हुई? राख से लिपा हुआ चौका, ध्यान से देखिए, राख से लिपा हुआ चौका, क्योंकि राख और मिट्टी से जमीन को लीपने का, पोछा लगाने का काम कहाँ होता है? गाँव में। तो इसको पढ़कर इससे तुलना करके स्पष्ट हो रहा है ना कि ये गाँव में सुबह को देख करके लिखा गया, शहर की सुबह ऐसी नहीं है, यहाँ तो सुबह हो जाती है, सब सोए रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, इसी में ये पहले का उत्तर है, आप लिखते रहिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। राख से लिपा हुआ चौका, कामा लगाएंगे, केसर से धुली हुई सिल, केसर से धुली हुई सिल, सिलगार वही पत्थर जिस पर मसाले पीसे जाते हैं गाँव में, ठीक है, ये हो गया। और कौन सा उपमान है? स्लेट पर खड़िया मल दी गई हो, ठीक है, या नीले जल में किसी की देह हो, बस एक दो ही लिखिए आप, बहुत है। इसका उत्तर लिखते हुए इस तरह से लिखिएगा। पहले का उत्तर, राख से लिपा हुआ चौका और केसर से धुली हुई सिल आदि उपमानों को देखकर लिखना है, शुरू करना है कि राख से लिपा हुआ चौका, केसर से धुली हुई सिल आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि, आदि उपमानों को देखकर, नीचे आगे आप लिखेंगे, उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, ठीक है। फिर से सुने कि राख से लिपा हुआ चौका, केसर से धुली हुई सिल आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, ठीक है। पहला उत्तर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका क्या होगा? भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला है, ठीक है। कहा गया है कि नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ दे देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है? कहने तात्पर्य कि नई कविता युग के जो कवि हैं, इन्होंने कहीं कहीं पर कोष्ठक में कुछ शब्द लिख दिए जिससे कविता का अर्थ बदल जाता
भोर का नम, आपको सीधा अर्थ मैंने बताया। सुबह का आकाश कैसा दिख रहा है, जैसे जमीन को राख से लीप दिया जाए तो जमीन नीली दिखाई देती है, ऐसे ही आसमान भी नीला दिख रहा है। लेकिन इसका अर्थ कैसे बदल रहा है, अभी गीला पड़ा है। जमीन को जब राख से या मिट्टी से लिपाई की जाती है तो कुछ नमी रहती है, ऐसे ही आकाश में क्या है, ओस की नमी है। आकाश भी हल्का सा ओस से नम है, इसीलिए सुबह क्या होती है, सुबह का मौसम ठंडा होता है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है, दिन चढ़ता जाता है, सुबह की जो ठंड होती है वो समाप्त और गर्मी बढ़ने लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है कि उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के अनुसार कविता का अर्थ इस प्रकार होगा। लिखिएगा कि उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के अनुसार कविता का अर्थ इस प्रकार होगा। जिस तरह से राख से लीपी हुई जमीन नम होती है, पानी के कारण नम रहती है, उसी तरह से सुबह का आकाश या सुबह का नीला आकाश ओस की बूंदों के कारण भी नम होता है। यही दो प्रश्न मात्र हैं। इस कविता का पूरा भावार्थ आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, पूरा कर लीजिएगा और फिर इसको चेक कराइए। अगला पाठ हम लोग जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको तैयार कीजिए, कहीं भी समस्या हो तो बताइएगा।